हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, और वास्तविक संख्याओं में आज आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने इसका प्रश्न नंबर फर्स्ट करा दिया है। दोस्तों, मैंने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को दो भागों में बांट दिया है, या कह सकते हैं सभी प्रश्नों को दो कैटेगरी में रखा है। तो फर्स्ट कैटेगरी में पहला प्रश्न था और ये सेकंड कैटेगरी का प्रश्न है। दोस्तों, दोनों कैटेगरी के प्रश्नों को अलग अलग तरीके से सोल्व किया जाता है, और मैं आपको बता दूं इसमें सोल्व करने का लगभग तरीका सेम रहता है, एक ही तरीका रहता है। बट पहले प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए जो हम परिमेय संख्याएं मानते हैं, दरअसल हम करते क्या है, इसको एक परिमेय संख्या ही मान लेते हैं। ठीक है, यह परिमेय संख्या है बेशक, मगर हम इसको परिमेय संख्या मानकर चलते हैं, तभी इसको प्रूव करेंगे ना परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो जब हम पहले वाले प्रकार के प्रश्न, जैसे पहले प्रकार के प्रश्नों को पहले देख लेते हैं किस टाइप का प्रश्न लिखा होता है। पहले प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो जैसे √5 लिखा मिल जाए, √3 लिखा मिल जाए, √2 लिखा मिल जाए, या रूट के अंदर इसी टाइप कुछ भी लिखा मिल जाए, और 1/√5 लिखा मिल जाए, है ना। तो ये या 1/√3 लिखा मिल जाए। तो इस टाइप के, या हम अगर इस तरीके से समझ लें जैसे √a या 1/√a वाले प्रश्न जो भी हैं वो कैसे होते हैं, फर्स्ट टाइप के प्रश्न कहलाते हैं। तो और इसमें सेकंड टाइप के प्रश्न क्या होते हैं उनको भी देख लेते हैं। सेकंड टाइप के प्रश्न तो इसी टाइप के होते हैं, जैसे ये लिखा है 3+2√5, या फिर यहाँ यहाँ पर ऐसे भी लिखा हो सकता था 3+√5, या फिर ऐसे भी हो सकता था 2√5, या फिर ऐसे भी हो सकता था 1/2√5, या फिर ऐसे भी हो सकता था 2/√5, है ना। इस टाइप के तमाम प्रश्न मिलेंगे आपको। तो ये जो प्रश्न होते हैं ये सेकंड टाइप में पहुंच जाते हैं हमने, या फिर हम कह सकते हैं हमने इन प्रश्नों को सेकंड टाइप में रखा है। तो अब इसमें हल करने का जो छोटा सा अंतर है उसे समझ लेते हैं, बाद बाकी सेम प्रक्रिया रहती है। तो अब चूंकि वो छोटा सा अंतर ही इनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं इनके हल करने के तरीके को अलग करता है। वो छोटा सा अंतर क्या है, वो होता है जैसे कि जब हम इस फर्स्ट टाइप के प्रश्नों को परिमेय संख्या मानते हैं, ये सभी अपरिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं। बट अगर हम इनमें से किसी एक प्रश्न को मान लें, ये वाला प्रश्न सोल्व करना है, और जब हम इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे तो उसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा। जाहिर सी बात है। इसमें P/Q जो है, इसमें एक विशेष प्रकार का गुण है। वो गुण ये है, ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये सहअभाज्य संख्याओं से बनी हुई परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप कहेंगे सर सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अच्छे से समझना। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनके गुणनखंड करने पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिले, तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसी टाइप से हमारे ये P और Q हैं कि अगर हम इन दोनों के गुणनखंड कर दें तो इसमें जो कॉमन गुणनखंड होगा वो 1 होगा। इसे दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ P और Q का HCF जो होगा, P और Q का HCF जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, इसे अंकगणित के एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आप इसे 2/3 मान सकते हैं। ये इस टाइप की परिमेय संख्या होती है। अब इसमें क्या मैंने बताया, मैंने कहा अगर ऊपर वाली संख्या गुणनखंड करो, इनकी 2 के गुणनखंड करो तो 1 2 जा 2 हो जाएगा। इन कह सकते हैं 1 × 2, यानी कि 1 दूनी 2 हो जाएगा। 3 के जब गुणनखंड करें 1 × 3, इसमें जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, 1। इसमें ऐसी ही सारी संख्या होंगी जिसमें केवल और केवल कॉमन गुणनखंड होगा 1। जैसे मान लो अगर 15/17 लिखा होता तो 15 के जब आप गुणनखंड करते तो 1 × 3 × 5, जब आप 17 गुणनखंड करते तो 1 × 17। तो आप देखेंगे यहाँ जो भी कॉमन गुणनखंड है वो 1 है। तो ये जो परिमेय संख्या है इनमें क्या विशेष गुण देखने को मिल रहा है कि अंश तथा हर वाले जो पूर्णांक हैं उनका जो हम HCF निकाल रहे हैं तो वो 1 निकल रहा है।
तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं? सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें इसी गुण से हमारा ये फर्स्ट टाइप के प्रश्न होते हैं वो सोल्व होते हैं। अच्छा, सेकेंड टाइप के जो प्रश्न हैं उनको सोल्व करना थोड़ा आसान होता है फर्स्ट टाइप के प्रश्नों की अपेक्षा, ये थोड़ा इजी होते हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि इनमें एक गुणनखंड कॉमन रखना है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। ये हम संख्या पी अपान क्यू मान लेंगे परिमेय संख्या, और बस इतना लिख देंगे क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, बस यही जानते हैं हम, बाद बाकी कुछ नहीं मतलब रहता है। ठीक है, इसमें कोई भी परिमेय संख्या चलेगी। तो अब हम प्रश्न सोल्व करते हैं। जो भी छूटा हुआ है वो आप आगे प्रश्न देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम साफ कर देते हैं। तो 1 मिनट, इसको साफ कर देते हैं, फिर हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, हल करेंगे। हल माना, इसके विपरीत क्या करेंगे? इसके विपरीत माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, परिमेय संख्या ही मानते हैं। परिमेय संख्या है तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तब 3+2√5 बराबर पी अपान क्यू लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, इतना ही काफ़ी है यहाँ लिखना। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आप देखेंगे 3+2√5 बराबर जो पी अपान क्यू है, तो क्यू की पी अपान क्यू की तरफ, यानी कह सकते हैं राइट हैंड में, इन तीन को लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2√5 बराबर पी अपान क्यू -3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? ध्यान से समझना, क्यू का इसमें मल्टीप्लाई होगा। 2√5 बराबर लिख सकते हैं P-3Q बटे क्यू। अब दो का इधर गुणा इधर जाएंगे तो भाग हो जाएगा। √5 बराबर लिख सकते हो P-3Q, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, P-3Q बटे 2Q। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं P-3Q अपान 2Q। इसमें आपने क्या देखा? चूंकि P, Q तथा 3,2 सभी पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक है। जब भी पूर्णांकों द्वारा कोई इस प्रकार का रिलेशन बनाया जाता है तो वो भी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसलिए हम कह सकते हैं P-3Q अपान 2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि दोस्तों आप देख रहे हैं परिमेय संख्या है, जबकि आप भली भांति जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभासी परिणाम हमें अपनी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इससे यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। इससे यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि
रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इससे विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभासी परिणाम, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो रूट 5 बराबर में लिखा हुआ है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये विरोधाभासी परिणाम, यह विरोधाभासी परिणाम, यह विरोधाभासी परिणाम हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी कि रूट 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ है। तो फाइनली आप कह सकते हैं, अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब मैंने इसको 3 + 2 रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना था तो वहाँ पे ये रूट 5 एक परिमेय संख्या निकल के आ गया, तो जाहिर सी बात है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये गलत क्यों निकल के आया? गलत इसलिए निकल के आया क्योंकि आपने गलत मान लिया था। अब ये गलत है कि ये परिमेय संख्या, तो सही क्या होगा? तो सही तो यही होगा कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सही हो जाएगा। इति सिद्धम, यह सवाल सिद्ध होता है। इति सिद्धम। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। तो आप देखे होंगे कि किस तरीके से ये प्रश्न दिया गया है और किस तरीके से मैंने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। दोस्तों इन प्रश्नों को आसानी से बनाया जा सकता है अगर आप बनाना चाहें तो।